वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे त्र्यंबक पीसीएस एकेडमी के टेस्ट 1 में, जिसमें जीएस के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हम हल करेंगे। ये प्रश्न पीसीएस 2023 जो कि 14 मई को होने वाला है, उसके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बात करें अगर हम आइए पहले प्रश्न पर हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद में अगर हम बात करें, भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहीं कहीं पर मंडूकोपनिषद लिखा हुआ है। मंडूकोपनिषद नहीं आपको देखना है, मुंडकोपनिषद देखना है। यह उपनिषद का ही एक भाग है। मनुस्मृति जो है, बात करें तो सबसे प्राचीन स्मृति है। भगवत गीता जो है श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। वहीं पर अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद जो है वो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो यहाँ पर सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन जो है स्मृति है, और भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। तो ऑप्शन सही होता है 4 नंबर का, जो कि है मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न जो है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी? तो भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है वो सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें तो ये सबसे प्रारंभिक शाखा भारतीय दर्शन की है। इसके जो प्रतिपादक थे वो कपिल थे। यहाँ पर सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से हुई है। 4वीं शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा। यह दर्शन पहले भौतिकवादी था, बाद में आध्यात्म की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से ही हो सकती है। इसके साथ साथ हम कुछ और भी दर्शनों की बात कर लें तो मीमांसा दर्शन जो है, मीमांसा दर्शन की अगर हम बात करें तो इसके प्रतिपादक जैमिनी थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वो गौतम थे। और वेदांत जो हैं वो बादरायण ने लिखे थे। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न 3, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो आत्मा संबंधी विवाद या ब्रह्मचर्य, तीसरा ऑप्शन धार्मिक कर्मकांड, चौथा ऑप्शन आचरण की शुद्धि या शुद्धता एवं पवित्रता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है 4 नंबर का, कि बुद्ध के उपदेश जो है वो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित हैं। तो ये ऑप्शन सही है 4 नंबर का। अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है, जिसमें ये बताया गया है कि जो कुषाण है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो कुषाण शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक है वो हमें याद रखना है कि 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था। अगला है खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के मध्य में चंदेल शासकों ने किया था। इसलिए ऑप्शन आपका 4 नंबर का सही हो जाता। चंदेलों ने खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर
बनवाया था। इसके बाद बात आती है चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। तो चोलों का जो राज्य था वो बेसिकली चोलों के बारे में जो पहली जानकारी हमें मिलती है महर्षि पणिनि द्वारा अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। तो इनका जो क्षेत्र फैला था वो कोरोमंडल दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये सभी को जैसे कि जो भी आप मित्रगण तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये कंठस्थ ही रहता है। मीनाक्षी मंदिर जो है आपका मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण की अगर बात करें तो मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण है वो पांड्य वंश के शासकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये एक बात ये भी पूछी जाती है कि ये किस शैली में बना है। तो इस शैली ये जो शैली है मीनाक्षी मंदिर की वो द्रविड़ शैली है। और द्रविड़ शैली में यह जो मंदिर बना है स्थापत्यों में से मतलब जो श्रेष्ठ स्थापत्य बनाए गए द्रविड़ शैली में उनमें से एक है। इसके बाद दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो अगर हम ग्राम प्रशासन की बात करें यहाँ पे अगर हम लोग ग्राम प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो ग्राम प्रशासन जो सबसे अच्छा था वो इन 4 ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो चोलों का जो ग्राम प्रशासन था वो सबसे अच्छा था। चोलों का जो ग्राम प्रशासन था वो सबसे अच्छा था। इसलिए यहाँ पर प्रश्न 8 का जो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाता है। चोल साम्राज्य में ग्रामों की शासन व्यवस्था उत्तम कोटि की थी। ग्राम और नगरों की सीमाएं शासन की मूलभूत इकाइयां थीं। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत थे विमल शाह ने 1031 ईस्वी में कराया था। कब कराया था, 1031 ईस्वी में कराया था। कब कराया था, 1031 ईस्वी में कराया था। किसने कराया था, तो जो भीम प्रथम शासक था उसके सामंत थे विमल शाह ने कराया था। ये मंदिर जो है वो पूर्णतः संगमरमर द्वारा बना हुआ है और राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। जैन धर्मावलंबियों का यह पवित्रतम स्थल है। और ये भी पता होना चाहिए कि जो माउंट आबू के निकट गुरु शिखर जो है अरावली की सर्वोच्च श्रेणी है। बात करें अगले प्रश्न की तो प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 में लिखा है कि निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है या डाला है। तो हड़प्पा संस्कृति पर जो प्रकाश की बात अगर हम लोग करें तो ऑप्शंस आपके सामने हैं शिलालेख, दूसरा टेराकोटा मुद्रा में अंकित लेख, टेराकोटा मुद्रा में अंकित लेख, तीसरा है पुरातात्विक खुदाइयाँ। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं तो उसके लिए हम अगर देखें तो जो चौथा ऑप्शन है वो इनमें से सभी हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा संस्कृति में अंकित लेख भी हैं, शिलालेख भी हैं, पुरातात्विक खुदाइयाँ भी हैं। तो अगर चौथे ऑप्शन पर यहाँ हम आएँ तो यहाँ पे सभी जो है वो सही हो जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो है आयुर्वेद का उल्लेख। प्रश्न क्या है, आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो आयुर्वेद का उल्लेख के ऑप्शंस हैं आरण्यक में, सामवेद में,
इसके बाद आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो मित्रों यहाँ पर आयुर्वेद की बात की गई। आप सभी को पता होगा आयुर्वेद बहुत ही अच्छी चीज़ है। आज एलोपैथी का ज़माना है, लेकिन फिर भी जो एलोपैथी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो आप सभी को पता है। एलोपैथी के कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो उन साइड इफ़ेक्ट्स की जो बात है उनको तो हम लोग देख ही चुके हैं। आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान माना जाता है और आयुर्वेद के का जो उल्लेख है सबसे पहले वो अथर्ववेद में है। आप सभी को पता होगा आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है, परंतु अथर्ववेद में भी तमाम औषधियाँ, टोटके, टोने, तंत्र मंत्र इत्यादि का विवरण मिला है। कई जगहों पर इसका ऑप्शन जो है, क्योंकि इसमें ऋग्वेद का नाम नहीं है इसलिए यहाँ पर अथर्ववेद लगाएंगे। अगर यहाँ पे ऋग्वेद होता तो हम आयुर्वेद के बारे में ऋग्वेद पर ऑप्शन टिक करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास केसी श्रीवास्तव जी ने जो लिखा है उसमें आयुर्वेद का उल्लेख जो है अथर्ववेद के रूप में भी, अथर्ववेद की एक शाखा के रूप में भी बताया गया है। अगला प्रश्न है कि जो है किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। आपके ऑप्शंस हैं मालविकाग्निमित्रम, अर्थशास्त्र, कामसूत्र, तिरुक्कुरल। तो इसमें मालविकाग्निमित्रम जो है वो कालिदास ने लिखी है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, कामसूत्र जो है वात्स्यायन ने लिखी है और तिरुक्कुरल जो है वो तिरुवल्लुवर की रचना है। तो जो मैकियावेली के प्रिंस की तुलना जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है, क्योंकि कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो दोस्तों कौटिल्य आपको ध्यान रखना है, कौटिल्य जो है भारत के मैकियावेली कहे जाते हैं। मैकियावेली ने एक रचना की प्रिंस और उसकी तुलना हम कर सकते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के। एक बार यूपीएससी में प्रश्न आया था कि निम्नांकित में से कौन सी वो रचना है जो कि शुंग वंश के जो शासक हैं उनके पुत्र की प्रेम कथा बताती। तो शुंग वंश के जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग, उनका पुत्र था अग्निमित्र। अग्निमित्र मालविका से प्रेम करता था, एक मालविका युवती थी उससे प्रेम करता था और उसी की जो विवरण है कालिदास ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम मालविकाग्निमित्रम है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा और साथ ही साथ शुंग वंश के बारे में भी वहाँ पर लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो चट्टानों को काटकर, प्रश्न संख्या 13 है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था। तो महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण जो है वो पल्लवों के काल में हुआ था। तो ऑप्शंस आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, पल्लव। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन की एक उपाधि थी मामल्ल, उसी के नाम पर इस स्थान को जो मामल्लपुरम, महाबलीपुरम को मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। मूलतः अगर बात करें तो यहाँ पर एकात्मक रथ, मंदिर व मंडप निर्मित हैं जो कि नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाए गए थे। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 14, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से समानता थी। स्त्री पुरुष एक बराबर थे, बराबरी थी। तो अगर हम कहें गुप्त काल में या मौर्य काल में या चोल में, इनमें कहीं पर भी जो स्त्री पुरुषों की समानता के बारे में नहीं बताया गया है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन सही हो जाता है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल
में वैदिक काल में ही जो जो प्रारंभिक काल था भारतीय इतिहास का, वैदिक काल, उसी में स्त्री पुरुष की समानता देखी गई, बराबरी का व्यवहार दिखा। उसके बाद में धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें स्त्रियों की जो स्थित है उसमें बराबर गिरावट दिखाई देने लगी। उन्हें शिक्षा से वंचित करके पराधीन रखने की परंपरा आधुनिक काल तक चलती आई है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 15 की, तो कनिष्क के समकालीन कौन थे। अगला प्रश्न कौन सा है कि जो कनिष्क थे उनके समकालीन कौन थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कनिष्क जो थे उनके समकालीन में 4 ऑप्शंस मतलब यहाँ पर दिए हुए हैं, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास और कंबन। इनमें से हमको विकल्प चुनना है कि कौन कौन सही है। पहला विकल्प जो है वो ए और डी अर्थात अश्वघोष और कंबन। दूसरा विकल्प बी और सी अर्थात वसुमित्र और कालिदास। तीसरा विकल्प ए और बी अर्थात अश्वघोष और वसुमित्र। चौथा विकल्प ये सभी। तो अगर हम बात करें तो कनिष्क की राज्यसभा को लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान विभूषित करते थे। पार्श्व वसुमित्र और अश्वघोष बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन और चरक उसकी राज्यसभा के रत्न थे। कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन तीसरा अर्थात ए और बी, अश्वघोष और वसुमित्र। ये दोनों लोग जो हैं कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये 15 प्रश्न आपके लिए आने वाली पीसीएस की परीक्षा या एक दिवसीय परीक्षाएं या UPSSC में किसी न किसी तरह से आपके ये 15 प्रश्न बहुत ही काम के होंगे और आप के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ यह 15 प्रश्नों का पहला एपिसोड यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।